बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वाइसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। यहाँ पे लिखा हुआ है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का मतलब होता है वैसे लोग जो बीच के हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और पढ़ा लिखा वर्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल में हो गया बिजनेसमैन, टीचर, क्लर्क, लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर। ये लोगों को मिडिल क्लास बोला जाता है। और इन्वाइसेजेस का मतलब होता है कल्पना करना, आगे की ओर देखना और आगे का दूरदृष्टि रखना और आगे का पता लगाना कि अगर आज ऐसा कुछ है तो आगे ये आने वाला है, तो आगे की ओर देख करके पता लगा लेना, भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगा लेना, इसे बोलते हैं इन्वाइसेजेस। ठीक है। और प्रिविलेजेस का मतलब आप लोग जानते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब होता है स्पेशल राइट। समाज में किसी को स्पेशल राइट मिला हुआ है जो बाकी लोगों से अलग, जैसे कि क्लर्की और नोबिलिटी को टैक्स देने में छूट था, ये एक प्रिविलेज हो गया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ये जो टॉपिक है। अब हमको फिर से समझा देते हैं कि फ्रांस में जो मिडिल क्लास थी वो ग्रो कर रही थी। ग्रो करने का मतलब उनके पास पैसा आ रहा था धीरे धीरे, और वो पढ़े लिखे वर्ग भी थे। इन लोगों ने परिकल्पना किया कि जो फ्रांस में तब तक इक्वलिटी नहीं आएगी जब तक कि वहाँ पे जो प्रिविलेज मिला हुआ है क्लर्की और नोबिलिटी को, इसका एंड होना चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। नहीं तो समाज में डिस्प्यूट होता रहेगा, भेदभाव इस तरीके से होगा तो समाज में कोई खुशहाल नहीं रहेगा। क्योंकि एक तरफ अनाज का अनाज मतलब बुरा का बुरा अनाज जो है वो गोदाम में भरा पड़ा है क्लर्की और नोबिलिटियों के घर में, लेकिन वहीं मज़दूर और किसान जो 90% मज़दूर किसान हैं, उनका जो घर है उनमें खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आइए हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. Scarcity का मतलब होता है कमी, और food scarcity का मतलब हो गया भोजन की कमी। और बढ़ते हुए टैक्स को लेकर के पहले अतीत में बहुत सारे पीजेंट्स और वर्कर्स ने मिल कर के रिवोल्ट किया है। ठीक है, विद्रोह किया है या आंदोलन किया है। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये बोल रहा है इन लोगों ने बहुत सारे रिवोल्ट्स तो किए हैं, लेकिन इन लोगों ने समाज में कोई सामाजिक और कोई इकोनॉमिक यानी आर्थिक परिवर्तन ये लोग नहीं ला पाए। मतलब कोई विद्रोह किए हैं लेकिन समाज में कोई चेंज नहीं आ पाया। और फुल स्केल मेजर, पूरी तरीके से, ठीक है, ये लोग अच्छे से काम नहीं कर सके। इनका अच्छा से जो विद्रोह था वो काम नहीं कर पाया। लिखा है क्यों, तो लैक्ड का मतलब होता है, फिर लैक्ड का मतलब होता है कमी। क्यों? क्योंकि इनमें योजनाओं की कमी थी। ये योजनाबद्ध बना करके या प्लान करके इन लोगों ने रिवोल्ट्स नहीं करते थे। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध होना, अमीर होना, किसी चीज़ की कोई कमी ना होना, इसे प्रोस्पेरस बोलते हैं। अब किसके ये योजना बनाने का जो काम है ये भार किसके ऊपर आ गया था, तो थर्ड स्टेट के वैसे लोगों पर जो अब प्रोस्पेरस हो रहे थे, जो अब धीरे धीरे अमीर हो रहे थे। ठीक, ताकि इन्हीं के पास में एजुकेशन था और यही कोई नया आइडियाज़ लगा सकते थे, क्योंकि इनके पास कुछ पैसा भी था और शिक्षा भी थी। आगे देखते हैं हम लोग। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। 18th सेंचुरी का मतलब आप लोग जानते हैं 1701 से लेकर के 1800 के बीच का जो समय होता है। तो इस सेंचुरी ने देखा कि फ्रांस में सोशल ग्रुप, एक ऐसा सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ जिसे कि मिडिल क्लास बोला जाता है। ठीक है, ये मिडिल क्लास कौन थे? who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer member of society। बोल रहा है कि ये मिडिल क्लास जो था वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा था। मतलब ये धीरे धीरे ये समृद्ध हो रहे थे, पैसे वाले हो रहे थे ये लोग, और इनके पास वेल्थ आ कहाँ से रहा था, तो इनके पास वेल्थ आ रहा था ओवरसीज ट्रेड से। ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड। फ्रांस के बाहर, देश के बाहर ये लोग ट्रेड करते थे, यहाँ के व्यापारी, जिनसे इन्हें काफ़ी पैसा आ रहा था। और दूसरा इन्हें पैसा कहाँ से आ रहा था, तो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मतलब सामान जो था, वस्तु था, उसका निर्माण करते थे ये लोग। जैसे ऊन और सिल्क के कपड़े हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, और इन्हें बेचा जाता था। या तो इन्हें बेचा जाता था या तो इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों में, और नहीं तो अपने ही देश के जो रिचर मेंबर्स हैं, समाज के अमीर लोग, वो इसे खरीद लिया करते थे। और इस तरीके से जो फ्रांस का बिजनेसमैन था वो धीरे धीरे वो पैसा वाला हो चुका था।
In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब बोल रहा है कि थर्ड स्टेट्स में ये मैन्युफैक्चरर्स तो थे ही और मर्चेंट्स तो थे ही, इनके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स भी थे, जैसे कि जो लॉयर्स हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, मतलब वकील हो गए, और कुछ ऑफिसर हो गए, गवर्नमेंट में ऑफिसर्स होते हैं वो। ऑल ऑफ दिस वेयर एडुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ। ये सारे के सारे जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, मतलब ये जो नया सोशल वर्ग उभरा था जिसमें कि बिजनेसमैन, लॉयर्स थे, ये लोगों का ये मानना था कि समाज में किसी को भी प्रिविलेज बाई बर्थ नहीं मिलना चाहिए। प्रिविलेज बाई बर्थ मतलब जन्म के आधार पर कोई स्पेशल अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आइए, रैदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। हाँ, किसी आदमी का जो सोशल पोजीशन है वो उसको मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए, मतलब प्रतिभा या टैलेंट के आधार पर मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल मानते हैं हम लोग कि कोई आदमी किसी अमीर आदमी के घर में जन्म ले लिया, या क्लर्गी के घर में या नोबिलिटी के घर में जन्म ले लिया, मतलब किसी चर्च के पुजारी के घर में जन्म ले लिया, तो हम लोग उसका इसलिए आदर करें क्योंकि उसका जन्म एक पुजारी के घर में हुआ है, चाहे वो कितना भी बदमाश हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मेरिट के आधार पर, मतलब उसके अंदर प्रतिभा कितनी है, कोई वो अच्छा कारीगर है या कोई अच्छा पढ़ा लिखा है या कोई अच्छा लेखक है, इसलिए उसकी समाज में आदर होनी चाहिए और उसको कुछ स्पेशल राइट मिलना चाहिए जिसने समाज के लिए कुछ किया है, बल्कि उसको स्पेशल राइट्स नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि सिर्फ जन्म ले लिया, किसी पुजारी के घर में या राजा के घर में जन्म ले लिया तो उसको भी स्पेशल, जमींदार के घर में जन्म ले लिया तो स्पेशल राइट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all, ठीक है। और ये जो आइडियाज़ थे, ये आइडियाज़ जो थे, इनका क्या मकसद था, क्या ये चाह रहे थे, इनकी कल्पना क्या थी। इन्वाइसेजिंग का मतलब आगे की ओर कल्पना करना। इनकी कल्पना क्या था कि सभी लोगों को फ्रीडम मिले और सभी लोगों को इक्वलिटी मिले लॉज के सामने। लॉ के सामने सब बराबर हों, सबको बराबर ट्रीट किया जाए और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, अब बराबर अवसर मिले, सबको अवसर मिले इलेक्शन लड़ने का, सबको अवसर मिले ऑफिसर बनने का। वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर सच एज जॉन लॉके एंड जैन जैकिस रोसियो। ये यहाँ पर जो है जॉन लॉके हैं और जैन जैक्स रोसियो हैं, ये दो फिलोसोफर्स का नाम है जिन लोगों ने ये बात सामने रखी थी कि समाज में इक्वल लॉ होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। फिलोसोफर्स का मतलब होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जो आइडियाज़, नई आइडियाज़ का एक्सपर्ट हो, जिसके पास नई आइडियोलॉजीज़ हो, ठीक है, जो नए विचार जानता हो, नया विचारधाराओं का उसे ज्ञान हो, उसे फिलोसोफर्स बोला जाता है। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉके साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। ये जो जॉन लॉके था, इसने क्या किया था कि एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और इस बुक में उसने रिफ्यूज़ किया था। रिफ्यूट का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिस्टम, और डिफाइन का मतलब होता है दैवीय अधिकार, मतलब देवता से जो मुझे अधिकार मिला हुआ है उसे डिवाइन बोला जाता है, जो देवता से मिलता है, भगवान से मिलता है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, मतलब पूरी तरीके से, और राइट का मतलब होता है अधिकार। अब इसका मतलब समझिए इस लाइन का ये मतलब हुआ कि इस जो बुक है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसने लॉके ने लिखा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है, मतलब पहले ये माना जाता था, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब ये हुआ कि राजा के पास दैवीय अधिकार हैं, राजा को जो अधिकार मिला हुआ है वो देवता से मिला हुआ है, इसलिए राजा के मुंह से जो भी बात निकल रही है वो कानून हो गया, उसे सबको मानना है। वो जिसको मन कर सकता है उसको फांसी पर लटका सकता है, जिसको मन कर सकता है सज़ा दे सकता है, और सज़ा मिला हुआ व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन बोला जाता है। तो उसने अपने बुक में इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट किया, मतलब इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं होता है, ऐसा राजा नहीं होता है कि मतलब कुछ कि राजा के पास देवता की तरफ से अधिकार मिले हुए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा चीज़ उसने क्या रिफ्यूज़ किया कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, मतलब मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट राइट मतलब सारा का सारा पावर मोनार्क के पास, मोनार्क मतलब राजा के पास सारी की सारी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, उसने अपने इस बुक में लिखा। रोसियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव।
जो रोशियो, जो दूसरा जो उसमें लिखा हुआ है दार्शनिक का नाम, फिलोसोफर का नाम, उसने एक आइडिया सामने में रखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। कहने का मतलब कि जो अभी हमारे यहाँ सिस्टम है डेमोक्रेसी में कि हम पीपल लोग जो हैं, लोग हैं, ये अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना विधायक और एमपी चुन करके भेजते हैं और यही लोग हमारे प्रॉब्लम को सामने में रखते हैं और यही लोग मिल करके गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो ये उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी को बोलते हैं कि समाज में इस तरीके का अरेंजमेंट होना चाहिए। ये बात सबसे पहले रोसियो ने अपने बुक में लिखा था। आगे, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। अब मॉन्टेस्क्यू नाम का एक व्यक्ति था, एक स्कॉलर आदमी था, जिसने एक बुक लिखा जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉ। इस स्पिरिट ऑफ लॉ में उसने लिखा कि जो सारी की सारी जो राजा के पास पावर हैं, वो पावर 3 भागों में बटी होनी चाहिए, 3 डिपार्टमेंट्स या 3 ऑर्गन्स में बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो आज हम लोगों के देश में है या मैक्सिमम देशों में है। इसके बारे में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में हम लोगों ने 8 में क्लास में, 7 क्लास 6 क्लासेस में हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि ब्रिटेन ने क्या किया था कि अमेरिका को अपने कब्जे में कर लिया था, उसको अपना कॉलोनी बना दिया था। वास्तव में अमेरिका जो था वो वहाँ पे 13 स्टेट्स थे, मतलब 13 कंट्रीज़ थे और इन 13 कंट्रीज़ को, गुड इवनिंग सर, कहाँ तक पहुँचा क्या करने के लिए दिया था। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from the Britain। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना कॉलोनी बना रखा था, अमेरिका को अपना गुलाम बना रखा था। ठीक है, वास्तव में ये अमेरिका है क्या चीज़? वास्तव में अमेरिका में 13 स्टेट्स थे, यानी कि 13 कंट्रीज़ थीं, 13 छोटे छोटे देश थे और इन 13 देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। और ये 13 देश मिल करके एकजुट हुए और एकजुट होकर के इन लोगों ने ब्रिटेन को खदेड़ दिया और ब्रिटेन वहाँ से भाग गया। और इस तरीके से लड़ करके ये अमेरिका के 13 जो छोटे स्टेट्स थे, 13 स्टेट्स मिल करके एकजुट हो गए। ठीक है, और जब ये एकजुट हुए तो ये मिल करके अपना एक देश बनाया। इन लोगों ने 13 देश नहीं बनाया, इन लोगों ने एक देश बनाया। और जिस तरीके से इन लोगों ने एक देश बनाया तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इन्होंने अपना एक फ़्लैग बनाया। आज भी अमेरिका के फ़्लैग में 13 लाइन्स हैं, लाल रंग के 13 लाइन्स हैं जो बताते हैं 13 कॉलोनीज़ को। ठीक है, और यही 13 स्टेट्स थे, इन्हीं को मिल करके बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद, तो इन लोगों ने अपने यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और अपने यहाँ जो गवर्नमेंट बनाया वो इसी मॉडल पे बनाया। ये जो हम लोगों ने देखा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो उन लोगों ने अपने यहाँ लेजिस्लेचर बनाया, एग्जीक्यूटिव बनाया और जुडिशरी बनाया। आगे देखते हैं हम लोग। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब अमेरिका में जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है, अमेरिका जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडिविजुअल को, मतलब हर एक इंसान को उस अधिकार मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे और वो राइट्स उनसे कोई नहीं छीन सकता है। ये इस बात की गारंटी दी गई, उस संविधान में लिखा गया। और यही बात फ्रांस तक पहुंची और फ्रांस में जो थिंकर्स थे, यानी कि जो फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द आइडियाज़ ऑफ दिस फिलोसोफर्स वेयर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलों एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड एमंग पीपुल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। सैलून लिखा हुआ है, सैलून्स का मतलब होता है, सैलून्स वो मतलब जहाँ पर बार्बर होता है, हजाम की दुकान, जहाँ पर बाल कटवाते हैं लोग, दाढ़ी बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, उसे सैलून बोला जाता है। और कॉफ़ी हाउस मतलब जहाँ पर कॉफ़ी बिकती है, कैसे हमारे यहाँ चाय दुकान होता है। तो आप जनरली देखिएगा ना कि जो सैलून है यानी जो हजाम की दुकान है और जो कॉफ़ी हाउस यानी चाय की दुकानें हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर भीड़ लगा रहेगा, भीड़ नहीं लगा रहेगा मतलब 5-10 लोग हमेशा मिल जाएंगे और मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे गप्पे मारेंगे कि हमारे देश में पॉलिटिक्स ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, क्रिकेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रांस में भी यही सब होने लगा
कि ये फ़िलोसोफ़र्स लोगों ने जिन बुक को लिखा, जो किताबें लिखी और उन पुस्तकों में जो उन लोगों ने आइडियाज़ बताया कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होनी चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हम लोग चुन करके अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और वो लोग देश को चलाएंगे, ये सारी चीज़ें सब जगह पे गप होने लगा, इस पर चर्चा होने लगा, चाय की दुकानों में और सैलून्स में, ठीक है। और ये पूरा जो है ये इनकी किताबें और न्यूज़पेपर के द्वारा ये सारी चीज़ें फैलने लगी पूरे समाज में। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और फ्रांस में वैसे लोग जो कि लिख नहीं सकते थे, तो वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पकड़ करके पढ़ा करता था और ये लोग ध्यान से सुना करते थे कि आखिर क्या क्या चीज़ हो रहा है फ्रांस में। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब बात देखिए यहाँ पर आ गई है, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने स्टोरी की शुरुआत की थी कि लुई 16 क्या प्लान कर रहा है, टैक्स को बढ़ाने का प्लान कर रहा है। क्यों टैक्स को बढ़ाने का प्लान कर रहा है? क्योंकि उसकी जो ट्रेजरी है वो खाली हो चुकी है। ट्रेजरी खाली हो गई है तो उसने क्या किया है कि उसने लोन ले लिया है, और जब उसने लोन लिया है तो लोन 1 बिलियन का लिया था, जो कि इंटरेस्ट के साथ बढ़ करके 2 बिलियन हो चुका है। अब क्या हुआ कि 2 बिलियन का जो जितना भी फ्रांस में जितना भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है वो सारा का सारा टैक्स चला जा रहा है इंटरेस्ट को पे करने में। और फ्रांस की जो अपनी खर्च है, जैसे कि पूरी आर्मी को मेंटेन करना, महल को मेंटेन करना, इसके लिए पैसा बिल्कुल कम पड़ जा रहा है। तो अब राजा क्या चाहता है, टैक्स को इम्पोज करना चाहता है, मतलब फर्दर टैक्स को बढ़ाना चाहता है, ठीक। अब टैक्स वो बढ़ाना तो चाहता है, लेकिन क्या समाज फ्रांस का तैयार है टैक्स बढ़ा हुआ टैक्स को झेलने के लिए? क्योंकि फ्रांस में पहले ही से बहुत सारी बुराइयां हैं। पहली बुराइयां क्या है कि वो नोबेलिटी और क्लर्गी को टैक्स तो देना ही नहीं है, जिनके पास घर में अनाज का बुरा अनाज भरा पड़ा है, और लोगों के पास थर्ड स्टेट जिनको 90% पॉपुलेशन के पास अनाज नहीं है, ठीक है। जो क्लर्गी थी उसके अलावा क्या था कि इन लोगों को चर्च को टैक्स देना था, इनडायरेक्ट टैक्स देना था, ज़मींदारी देनी थी, डैम जहाँ बन रहा है, रोड बन रहा है, वहाँ पर भी काम करना था। ऊपर से जो ज़मींदार थे उनके घरों में काम करना था, उनके खेतों में काम करना था, ये इतनी सारी थी। और ऊपर से और क्या था कि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, पॉपुलेशन बढ़ गया था, जिससे अनाज की भारी कमी हो गई थी, अनाज का दाम बढ़ गया था। और अनाज का दाम बढ़ने के कारण क्या हुआ कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, अनाज किसी को खाने को नहीं मिल रहा था, लोग मर रहे थे। और ऐसी स्थिति और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास था वो ग्रो कर रहा था। जब मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था तो इनके पास पैसा भी आ रहा था और इनके पास शिक्षा भी आ रही थी, और इस शिक्षा से क्या हो रहा था, इनकी दिमागें खुल रही थी और ये आगे का रास्ता देख रहे थे कि आगे फ्रांस में क्या करेंगे तो ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी। और इन्होंने जो बुक्स लिखा था वो बुक्स आग की तरह, वो विचार जो था, आइडियाज़ फैल रहा था कि नहीं, हमारे यहाँ पे लिबर्टी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होनी चाहिए। समझ में आया? तो इतना आग तो पहले से लगा हुआ है फ्रांस के समाज में, और राजा चला टैक्स बढ़ाने। तो क्या इसका नतीजा होगा? माहौल पूरा गर्म है, समाज में लोग गुस्साए हुए हैं, और राजा अगर टैक्स बढ़ाएगा तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग आगे के वीडियो में, जो कि बड़ा ही रोमांचक है आगे की कहानी। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोगों से वो छूटे नहीं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।